आईएलटीएस के क्लास के लिए जो पेट्रोल के भी खर्चे होते थे ना, मैंने वो भी तक काउंट कर लिए थे। आई से अबाउट आईएलटीएस प्रिपरेशन, तो आईएलटीएस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। कनाडा के अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली नहीं रही। सबसे पहली मेरी ड्रीम कॉलेज जो थी ना, वो थी एल्गनगन कॉलेज, बिकॉज उसका मैंने बैकग्राउंड और स्टडी वो सारी कुछ मैंने बैकग्राउंड चेक करा। उसके अंदर मुझे पता चला कि दे आर लाइक वो फोड़ रहे हैं अपनी फील्ड के अंदर, स्पेशली इन आर्किटेक्चर। तो मुझे तो लगा ही था कि मेरे लिए तो ये हार्वर्ड ही है। डिग्री और डिप्लोमा की अगर बात करें तो डिग्री के अंदर क्या है ना, कि डिग्री के अंदर दो चीजें मेन होती है। एक तो आपका पैसा ज्यादा लगेगा, और दूसरी चीज आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है कोर्स का, वो बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे आके मैंने एडवांस डिप्लोमा कर लिया, विच इज 3 ईयर कोर्स, और वो एक्चुअली डिग्री से भी बेटर ऑप्शन है। कि जो लोग डिग्री करके आ रहे हैं ना, उनकी इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। पैसे तो बहुत कमा सकते हो, क्रैक करना आपको आना चाहिए कि यार कनाडा में आके सारी चीजें हो जाएगी, जॉब मिल जाएगी, अच्छी लाइफ है। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज दुनिया स्टडी अब्रॉड। माय नेम इज़ अंशिका। आज हम एक बहुत ही स्पेशल कैंडिडेट से बात करने वाले हैं जो अभी अपनी डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं इन आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी फ्रॉम शेरिडन कॉलेज। हाय रोमिल, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच अक्षिका फॉर हैविंग मी ऑन दिस कन्वर्सेशन। तो यार इट्स अ रियली गुड जेस्चर कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है टू कनेक्ट विद कॉलेज दुनिया, और मैं यहाँ पे सारी चीजें अपनी शेयर करवाऊंगा। सो लेट्स आई हैव थिंक फन। ये बहुत हेल्पफुल होगा फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू कम हियर एंड राइट, आई होप वी कैन प्रोवाइड एवरीथिंग दे नीड। राइट। ओके, सो रोमिल, क्या आप अपने बारे में एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे सकते हो हमारे व्यूअर्स के लिए? सो या हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोमिल वारदोरिया। मैं बिलोंग करता हूँ एक, आई विल स्टार्ट माय प्रॉपर जर्नी दैट वेयर आई बिलोंग एंड एवरीथिंग। सो मैं बिलोंग करता हूँ स्पेसिफिकली अ गुज्जू गाय फ्रॉम सूरत, एंड आई एम फ्रॉम इंडिया बेसिकली. So the journey was really interesting, from starting like looking for the college application, visa process and everything. And right now if I talk about my current status, so मैं अभी second year कर रहा हूँ in architecture technology degree. ये basically 3 year course है. We can say it's like a advanced diploma course, and जिसकी बेसिकल डिमांड जो है ना कनाडा के अंदर, वो मोर देन इनफ है इफ यू कंपेयर विथ डिग्री कोर्सेज. और अगर बात करें तो मेरी जो जर्नी रही थी फ्रॉम फर्स्ट डे टिल लाइक ऑलमोस्ट मुझे 2 साल होने वाले इन कनाडा, एंड आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक बेसिकली आई वाज जस्ट अ 19 एंड आई वुड से 20 ईयर ओल्ड गाय जो यहाँ पे आया था विथ लॉट ऑफ ड्रीम्स. और अभी काफी सारे ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं. बकेट लिस्ट लाइक धीरे धीरे बढ़ रही है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव प्लान, एंड या so this is like a basic journey how I dreamed about it and कैसे सारी चीजें हुई. So उसको आगे और डिस्कस करेंगे. So that's the like a brief journey. Yeah. You said ki you were a 20-year-old who just came Yes. here. So Yeah. you do not have any work experience. Can you tell more about undergrad किसने किया and how did you come up with the idea of going to Canada? So to be honest, this was not my own dream कि मुझे कनाडा जाना है and so all that thing. बट मेरे फादर का एक ड्रीम था कि अगर मेरा जो बच्चा है वो कनाडा जाए, या फिर इट्स लाइक राइट नाउ इट्स लाइक अ ट्रेंड, राइट, सभी लोग जा रहे हैं. बट 2 साल पहले इतनी ज्यादा चीजें हो नहीं रही थी. तो उस टाइम पे मैंने भी यही सोचा था कि कनाडा जाके करना ही क्या है, कोई ऑप्शन तो है नहीं वहाँ पे भी कंपटीशन है, कंपटीशन तो इंडिया में भी है. बट व्हेन आई थॉट अबाउट ऑल दिस थिंग कि यार कैसे चीजें वर्क करती है, मैंने काफी ज्यादा वीडियोस देखे. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने कॉलेज दुनिया के रिगार्डिंग भी कुछ वीडियोस देखे थे जहाँ पर कोर्स सिलेक्शन कैसे करना है एंड ऑल दैट स्टफ, लाइक रिव्यूज यू गाइज हैविंग ऑन योर चैनल. तो वो चीजें करी, जो एस्टिमेट लगाया कि यार यहाँ पे जितने पैसे खर्च होंगे ना 5 साल के अंदर, वो सारे पैसे अगर मैं 1 साल के अंदर स्पेंड करके कनाडा चला जाऊँ तो बहुत ज्यादा स्कोप है. तो इस तरह से पहले तो आइडिया आया कि कनाडा जाता है. फिर दो चीजें थी, या तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाता या फिर कनाडा. अब सिचुएशन ये थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है ना, कि वहां पर आपका जो बेसिक एक्सपेंडिचर वगैरह होता है और अर्निंग्स जो होती है वो काफी ज्यादा बैलेंस में है. पर कनाडा के अंदर जो अर्निंग्स है अ लिटिल बिट लो, मुझे इस टाइम पे ऐसा लगा था. तो मैंने सोचा कि क्या ऑस्ट्रेलिया ही जाते हैं. पर वहां पर कोर्स स्टडी और उसकी जो फीस है ना, दे आर मैसिवली हाई. मतलब मेरे 1 साल की जो कोस्टिंग थी 2 सेमेस्टर के साथ, वो थी ऑलमोस्ट 30 लाख, और आई हैव जस्ट डन माई 12th. तो इतना ज्यादा पर्सपेक्टिव होता ही नहीं है कि 12th पास आउट होकर के तुम इतने ज्यादा पैसे किसी के लिए खर्च करोगे. तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था. तो आई वॉज फील सो मच लेस कॉन्फिडेंस कि भाई अब कनाडा ही चलते, क्योंकि वहां पे एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, ऐसा होप करके मैं कनाडा आया था. आई मीन रिस्क और बेनिफिट्स को या मेजर करते हैं हम कि इतना पैसा इन्वेस्ट करना है एट दिस मोमेंट, ठीक है, यस. राइट? हाँ.
तो वही चीज थी, इतना ज्यादा पैसा 12th पास आउट के पीछे कोई खर्च करना नहीं चाहेगा। दैट्स व्हाई मुझे लाइक ऑलमोस्ट मैं जो पूरा पैकेज पड़ा था फ्रॉम स्टार्टिंग माय एप्लीकेशन, आईएलटीएस एंड एवरीथिंग, इफ आई कंबाइन एवरी सिंगल, लाइक आईएलटीएस की क्लास के लिए जो पेट्रोल के भी खर्चे होते थे ना, मैंने वो भी तक काउंट कर लिए थे, एंड दैट वाज एवरीथिंग सम्स अप विद 25 lakhs एट दैट टाइम, जब मैंने एप्लीकेशन करी और सब कुछ मेरा फाइनलाइज हो गया था। तब बस बैग लेकर के निकलना ही था, फ्लाइट वाज वेटिंग फॉर मी। तो ऐसी चीज थी, मतलब इतने पैसों में सब कुछ हो गया था। तो वही चीज थी, इसीलिए दैट्स व्हाई आई चूज कनाडा आफ्टर 12th पास आउट। और अगर मैं थोड़ी सी मोर इंट्रोडक्शन दूं अबाउट माय 12th, तो आई एम लाइक अ जीएससीबी बोर्ड विच इज लाइक अ गुजराती, इट्स नॉट अ सीबीएसई और समथिंग लाइक दैट। तो मुझे अंग्रेजी के अंदर भी कोई इतनी ज्यादा प्रोफिशिएंसी नहीं थी कि भाई कैसे होगा क्या होगा। सो या ठीक है, तो तुम्हारे लिए आईएलटीएस देना थोड़ा डिफिकल्ट होगा प्रोबेबली, आई बिलीव, यस क्योंकि आईएलटीएस एक स्टैंडर्ड है, बट देन अगर स्कूल में वो हमें बेस नहीं सिखाते तो थोड़ा टाइम या लगता है टू गेट यूज्ड टू इट। ओके, या सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट? कितना टाइम लगाया था आईएलटीएस की प्रिपरेशन में? अगर आई से अबाउट आईएलटीएस प्रिपरेशन, तो आईएलटीएस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, और मेरा वर्स्ट जो सब्जेक्ट था ना, इवन इन 12th साइंस, दैट वाज कंप्लीटली इन अंग्रेजी। मतलब अंग्रेजी मुझे आती नहीं थी पहले से। तो मैंने क्या करा था उस टाइम पे, वो कुछ जो यूट्यूब चैनल से उस टाइम पे वो लोग इस तरह से आपको बताते हैं कि आपको मूवीज देखनी है, सीरीज वगैरह देखनी है, तो वो सारी चीजें मैंने पहले करी। आईएलटीएस के अंदर मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था, उससे पहले मैं अपनी बैकग्राउंड स्टडीज वगैरह कर रहा था कि एक्चुअली में मेरी जो स्किल्स है वो कैसे बेटर होगी। देन आई फाउंड अ रियली गुड एजुकेशन कंसल्टेंसी, तो वो लोग वीजा के लिए भी हेल्प कर रहे थे और वो लोग आईएलटीएस के लिए भी हेल्प कर रहे थे। उसके अंदर मैंने एडमिशन लिया, तो मेरा टोटल कॉस्टिंग वगैरह था 10,000 के अंदर पूरे, वो 3 महीने करवाते थे। ऐसे करके मैंने 6 महीने करे, बट स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू डू द आईएलटीएस ओरिजिनल एग्जाम की जो हम देते हैं। तो मैंने अपने सर से बात करी थी एंड आई डिड वन एग्जाम, पर उसके अंदर ना प्रॉब्लम ये हुई कि मेरी स्पीकिंग के अंदर और रीडिंग के अंदर ओनली 5.5 मैन है, नॉट इवन 6। तो ऑब्वियसली बात थी कि मुझे दूसरी बात देनी थी, बिकॉज कॉलेज की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी इज लाइक 6.5, नॉट लेस देन 6 इन एनी मॉड्यूल। तो सेकंड टाइम एप्लीकेशन करने के लिए थोड़ा मोटिवेशन गैदर किया फिर से, और सारी चीजें खुद से करी। 1 महीने तक मैं लगा रहा पूरी तरीके से। जो 6 महीने मैंने सारी लर्निंग्स थी ना, वो 1 महीने के अंदर सब कुछ प्रैक्टिस कर दी, फ्रॉम मॉर्निंग टिल एंड। मतलब जो जेई के लिए प्रिपरेशन होते हैं ना, वैसी वाली करनी पड़ी थी मेरे लिए। आई एम नॉट श्योर सबको ऐसी करनी पड़ेगी। आई मीन सब एंड फेजेस में है अपनी लाइफ में, तो सबको शायद इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, किसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़े, बट या तो इस तरह से पूरा पाथवे डिजाइन हुआ, और सेकंड टाइम के अंदर मैंने आईएलटीएस को क्रैक कर लिया फाइनल। टोटल ड्यूरेशन वाज 8 मंथ फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। सो ठीक है, मतलब प्रिपरेशन में टाइम लिया, बट यू आर वेयर यू वांट टू बी, सो आई डोंट थिंक इट रियली मैटर्स तुमने कितना टाइम उसमें दिया। तो जब कॉलेजेस अप्लाई करना शुरू किया था, तो कौन कौन से कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किए थे और कैसे शॉर्टलिस्ट किए थे? ऑल्सो आप एक डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं, राइट, डिफरेंट फ्रॉम अ डिग्री, बट उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो अगर आप उसके बारे में भी बात कर सके तो। या श्योर। सो सिस्टम ये हुआ था मेरे लिए कि मुझे 12th के बाद ही मेरा ये एक एटलीस्ट गोल था कि मुझे आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर जाना है। इवन तो अगर मैं इंडिया में रहता तो भी मैं आर्किटेक्चर ही चूज करता था। तो उसके लिए ना मैंने एग्जामिनेशन भी ऑलरेडी दे करके रखा था, नाटा एग्जामिनेशन और जेई पेपर 2। तो वो ऑलरेडी क्रैक करके मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था, और उसके बाद मैंने आइल्स वगैरह करे थे। तो फिर उसके लिए मैंने जैसे ही फाइंड आउट करने की कोशिश करी, तो कनाडा के अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही थी। मतलब स्पेसिफिकली इट्स लाइक कि आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी या फिर आर्किटेक्चर टेक्नीशियन कोर्स, ये सारे मुझे स्टार्टिंग के 1 महीने तक मुझे किसी भी कंसल्टेंसी ने नहीं बताया। मतलब मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा यहाँ पे किसी की, हम वो बुराई नहीं करते, पर सभी जो भी वेल स्टेटस वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन सभी के अंदर मुझे कोई ऑप्शन नहीं था कि आर्किटेक्चर के अंदर बेसिकली कैसे प्रोसेस वर्क करती, बाकी सभी इंजीनियरिंग थी। तो उस टाइम पे मुझे एक छोटी सी कंसल्टेंसी मिली थी इन सूरत, और उन्होंने मुझे गाइड किया फॉर दैट। और उसके बाद मुझे एक कोर्स मिला जहां पर मैं 2 ईयर का कोर्स ले सकता हूँ, विच इज एन डिप्लोमा कोर्स, और वो 4 सेमेस्टर का था। लेस फीस वगैरह थी, मतलब 8,500 पर सेमेस्टर था, तो दैट वाज ओके फॉर मी। सो वो मैंने करे। अब कॉलेजेस के अंदर ना मेरे पास 4 कॉलेजेस थी। फर्स्ट थी एल्गोनकिन कॉलेज विच इज लोकेटेड इन ओटावा, दूसरी थी शेरिडन, लॉयलिस्ट एंड सेनेका। सबसे पहली मेरी ड्रीम कॉलेज जो थी ना, वो थी एल्गोनकिन कॉलेज, बिकॉज उसका मैंने बैकग्राउंड और स्टडी वो सारी कुछ मैंने बैकग्राउंड चेक करा। उसके अंदर मुझे पता चला कि दे आर लाइक वो फोड़ रहे हैं अपनी फील्ड के अंदर, स्पेशली इन आर्किटेक्चर। तो मुझे तो लगा ही था कि मेरे लिए तो ये हार्वर्ड ही है, अगर मिल गया तो मुझे बेसिकली नहीं मिला, बिकॉज मेरे 12th साइंस के अंदर मैथ्स के अंदर मार्क्स कम थे। सो उसके बाद एप्लीकेशन करी लॉयलिस्ट, देन शेरिडन, उसके बाद सेनेका। और शेरिडन का रिप्लाई वाज सो फास्ट, मतलब मुझे
एटलीस्ट 4 वीक्स लगे थे, मुझे उसका ऑफर लेटर आ गया एंड देन आई लिटरली एक्सेप्टेड। मुझे लगा कि भाई दूसरे में आए ना, इसका एक्सेप्ट कर लो। दैट्स एक हाउ आई चूज एडमिशन शेल्डन। चाहिए या होता है एक्चुअली। सो ये बेसिकली पाथवे था कि शेल्डन कॉलेज को एडमिशन कैसे हुआ और वो सारी चीजें थी। तो और डिग्री और डिप्लोमा का डिफरेंस यस, थोड़ा सा होता है। तो अगर डिग्री और डिप्लोमा की अगर बात करें तो डिग्री के अंदर क्या है ना कि डिग्री के अंदर 2 चीजें मेन होती है। एक तो आपका पैसा ज्यादा लगेगा और दूसरी चीज आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है कोर्स का वो बहुत बड़ा होता है। मैंने यहाँ पे काफी नर्सिंग वगैरह या फिर स्पेशली बायोलॉजी वाले देख लिए या फिर मैकेनिकल के अंदर कोई इंजीनियरिंग हो गई, तो उसके स्पेसिफिक आप जाओगे ना तो 4-4 5-5 साल के कोर्सेज है फॉर डिग्री। और डिप्लोमा करोगे तो 1.5 या फिर 2 साल मैक्स होते हैं। और अगर मैं बात करूँ ना इनकी डिमांड और पैकेजिंग वगैरह की, तो मेन चीज यही है। अगर यहाँ पे आप डिग्री करके आओगे ना, तो एक चीज तो ऑब्वियस सी बात है, आपने डिग्री करी है, आपका स्टेटस बड़ा होगा, आपको लोग ज्यादा प्रीफर करेंगे अगर किसी भी जॉब के लिए आप जाओगे। बट एट द सेम टाइम हमें अपना फाइनेंशियल भी देखना। तो मैं एज अ सजेशन ये दूंगा कि अगर आपको डिग्री ही करनी है तो आप क्या करो, स्टार्टिंग में आकर के यहाँ पर एक कोई भी ऐसा कोर्स ले लो जो कि 1 या फिर 2.5 साल का, मैक्स टू मैक्स मतलब 1 साल के अंदर कोई ऐसा कोर्स ले लो जो भी आपका सिंपल डिप्लोमा वगैरह हो गया। उसके बाद कोई ऐसा कोर्स ले लो जो कि एडवांस डिप्लोमा है। तो ये दोनों कोर्स हो गए ना आपके पास, तो एटलीस्ट आपके पास 2 डिग्री हो गई रादर देन गोइंग फॉर 1 डिग्री जो कि एक सिर्फ डिग्री ही होती है। और यहाँ पे आपके पास 2 डिप्लोमा हो गए। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर मेरे पास 2 अलग डिग्री है जो कि बेसिकली डिप्लोमा ही है, तो उसका वेटेज बढ़ जाता है। फिर आपके ऊपर है आप कैसे सोचते हो। सो दैट्स व्हाट आई शुड सजेस्ट फॉर डिग्री एंड डिप्लोमा। वीजा का स्टेटस जो है, एक डिग्री करने में यू विल गेट से एन नंबर ऑफ इयर्स इन कनाडा टू वर्क, तो डिप्लोमा में भी सेम नंबर है। अब ऐसा है कि ये डिपेंड करता है कोर्सेज के ऊपर। अब देखो मैं खुद यहाँ पे आकर के मैं टेक्नीशियन लेके आया था, 2 ईयर कोर्स था मेरा। यहाँ पे आके मैंने एडवांस डिप्लोमा कर लिया विच इज 3 ईयर कोर्स, और वो एक्चुअली डिग्री से भी बेटर ऑप्शन है। तो दैट्स व्हाट आई शुड से कि वो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। काफी लोग ना यहाँ की, मैंने कोऑप वगैरह भी करे हैं, तो उसके अंदर भी मैंने देखा कि जो लोग डिग्री करके आ रहे हैं ना, उनकी इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं है जितनी एडवांस डिप्लोमा के अंदर आपको प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती है। एंड आई एम ऑल्सो एट दिस थिंग कि वो ऑल्सो डिपेंड करेगा आपके कोर्स पे और आपकी कॉलेज पे। तो ऐसा नहीं कि सारी डिग्री खराब होती है। सो इट्स माय ओन एक्सपीरियंस। ये स्पेसिफिक चीज है फॉर श्योर, बट इफ इट हैज द बेनिफिट्स तो आई थिंक पीपल शुड लुक मोर इनटू इट एंड ये फील्ड भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अपनी तरह से खुद स्टडी करो बैकग्राउंड, बिकॉज विदाउट योर ओन स्टडी एजेंट के पास जाओगे ना तो वो तो कुछ भी बेच देंगे। करेक्ट। तो एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा था, मतलब एसओपी एलओआर ये सब सबमिट करना था टिपिकल, या फिर कुछ डिफरेंट था एप्लीकेशन प्रोसेस में? वेल, अगर मैं 2 साल पहले की बात करूँ ना तो एक चीज थी रिफ्यूजल। ये नाम ना पहले किसी ने नहीं सुना था, शायद ये अभी ट्रेंडिंग पे है कनाडा की बात करी जाए तो मेरा सीन ये था कि मैंने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन करी थी विद अ सिंपल एप्लीकेशन। आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगेंगे, एसओपी होगा, आपका कवर लेटर वगैरह होगा, एलओआर वगैरह होगा, तो सिंपल चीज जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। पर उसके बाद मेरा ऑलमोस्ट 4 मंथ के बाद मुझे मिला रिफ्यूजल, एंड आई वाज होपिंग कि मेरा फर्स्ट टाइम के अंदर अप्रूवल आ जाएगा। मेरे रीजन मेन 2 थे कि आपका जो बैकग्राउंड स्टडी है विच वाज नॉट मैचिंग विथ योर फ्यूचर स्टडीज, मतलब आर्किटेक्चर करना है मुझे आफ्टर 12th, और मैथ्स के अंदर मेरे मार्क्स कम थे, तो ऑब्वियसली वो रीजन आना था। और दूसरी चीज थी कि यू विल नॉट लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टडीज, जो कि इस बार सबको आ रहा है। तो मैंने क्या करा था, बेसिक थिंग करी थी कि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कर दिया मैंने, अपने जितने भी जमीन जायदाद जो भी थी ना वो सारी चीजें अंदर डाल दी। देन उसके बाद मैंने अपने एसओपी और कवर लेटर को स्ट्रॉन्ग किया विद अदर माय ओन रिसर्च, और काफी कुछ मेरे एजेंट ने भी उस टाइम पे हेल्प कर दी थी। सेकंड टाइम अप्लाई किया, विद इन 30 डेज मुझे वीजा अप्रूवल आ गया था। तो वीजा एप्लीकेशन के लिए यही है कि आप पहले से अपनी फाइल को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग रखो, स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंशियल। और आपके मेन जो एसओपी और सीवीज वगैरह होती है ना, इट शुड बी सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज राइट नाउ इट्स लाइक सो मच कॉम्पिटिशन। तो उनको आपको ये दिखाना ही पड़ेगा कि यू विल बैक आफ्टर ऑल द स्टडीज। तो मेन चीज यही है। तो कमिंग टू द कोर्स, कैसा स्ट्रक्चर डिवाइडेड है, कितने क्रेडिट्स कंप्लीट करने होते हैं, और कैसा लग रहा है तुम्हें अब तक, because you've been there for almost 2 years now? Yes. So to be honest, मेरी जो टोटल कोर्स लेंथ है ना वो है 3 साल, जिसके अंदर मेरे 6 सेमेस्टर आएंगे। एवरी सिंगल सेमेस्टर इज लाइक 4 मंथ, और मेरे 3 कोऑप टर्म आते हैं विच इज ऑल्सो सेम अमाउंट ऑफ टाइम विच इज 4 मंथ। तो स्पेसिफिकली हर एक कोर्स होता है ना, मतलब सेमेस्टर होता है ना, उसके अंदर आपके ऑलमोस्ट 20 to 21 क्रेडिट्स होते हैं, जो कि कंबाइन कितने होते हैं उसको मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है हाउ मच द नंबर इज। तो स्पेसिफिकली एवरी सिंगल टर्म आपके 20 to 21 क्रेडिट्स होंगे,
और कोर्स स्ट्रक्चर ना इट्स रियली फन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, 4 महीने के अंदर आपका कोर्स खत्म हो गया तो इंडिया के जैसा नहीं कि 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा। और यहाँ की जो सिस्टम है ना कोर्स की, आई लव इट। बिकॉज इंडिया में क्या होता था ना, लास्ट टाइम पे पढ़ लो, बस वही कर लिया, 2-4 दिन के अंदर आपके मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। और सारी चीजें यहाँ पे होती है प्रैक्टिकल। आपको असाइनमेंट्स करना है, आपको क्विजेस करनी है, आपको जितने भी सबमिशन हो गए, प्रैक्टिकल मॉडल बनाने हैं। तो वो चीजों में ना थोड़ा फन आता है। इंडिया में क्या होता है ना, थियरिकल सारी चीजें होती है। तो अगर इंडिया से कंपेयर करें ना कैनेडियन स्टडीज, इट्स लाइक अ फन वे। और जिनको पढ़ना ही नहीं है, वो सारी चीजें नहीं करनी, तो उनके लिए वो हार्ड होने वाला। बिकॉज यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें अगर आपको ना करनी आई ना, तो आई एम श्योर यू विल बी फेल। एज ऑफ राइट नाउ आई एम अ ट्यूटर, ठीक है, तो मैंने काफी ऐसे लोगों को देखा जिनको वो करना ही नहीं था, एंड दे आर लिटरली राइट नाउ कि एक आध दो सब्जेक्ट में उनका केटी या फिर वो पास होने ही नहीं वाला, ऐसी चीजें। तो स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो विच इज रियली प्लान्ड एवरीथिंग। आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि आपके कहाँ कॉप आएगी, कब आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होगा। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी रहती है जो कि इंडिया में आई डोंट थिंक सो मिलती होगी। और फिर अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ी ज्यादा है, तो कोऑप पे यू कैन सर्च मोर। और इंडिया में कहाँ इंटर्नशिप इतना लोग को सीरियसली लेते हैं इन अंडरग्रेजुएट। इंटर्नशिप पास होती नहीं थी। इंटर्नशिप में हमें देते भी क्या है, 10 से 15 हज़ार रुपए, और वो भी गधों की तरह काम करवाते हैं। मैंने यहाँ पे 2 इंटर्नशिप करी। अगर अगर मैं अभी बात कर सकता हूँ इंटर्नशिप की, तो फर्स्ट इंटर्नशिप मेरी थी आफ्टर 12, जिसको कुछ कुछ भी पता ही नहीं है कि यार कैसे चीजें वर्क करती है। आफ्टर 12 आई वाज जस्ट आई गेस 20 ईयर ओल्ड, और उस टाइम पे मैं रो आर्किटेक्ट में काम करता था। वो कंपनी है कैलिफोर्निया से, ठीक है, एंड विच इज लोकेटेड इन डाउनटाउन टोरंटो। और उसके अंदर एक बस 20 साल का लड़का, जिसको जीरो एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने लिया, जस्ट बिकॉज कि मुझे ना इंटरव्यू को क्रैक करना आता है, वो स्किल मेरे पास थी, और मैंने वो कर दिया। और आफ्टर जस्ट इन 4 आवर्स मुझे ऑफर लेटर आ गया वहां से। एवरी सिंगल डॉक्यूमेंटेशन वॉज डन इन लाइक आवर्स। तो मुझे लगा कि यार अगर आपको यहाँ पे आके फोड़ना आता हो ना सारी चीजें, तो आप कर सकते हो। इंटरव्यू करना या फिर कोप के लिए, इंटर्नशिप के लिए, इट्स इजी थिंग इफ यू कैन डू इट। अगर नहीं हो रहा है ना, तो फिर आपका फॉल्ट है, उनका नहीं है। करने के लिए यू शुड हैव दैट मोटिवेशन कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट इफ यू आर मोटिवेटेड एंड यू हैव द राइट एनर्जी, आई थिंक यू कैन ग्रैब एनी अपॉर्चुनिटी। आई टोटली अग्री विद दिस लाइन कि अगर आपके पास अंदर से नहीं है ना कि करना ही नहीं है, तो कोई आपको किसी भी लेवल का कुछ भी आपको दे दे, आप नहीं कर पाओगे। तो वो चीज है। तो तुम्हारा ट्यूशन फी कैसा है? आई मीन यू सेट टर्म्स में डिवाइडेड है, तो टर्म ट्यूशन फी अप्रॉक्सीमेट कितना होता है? अब अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरी जो ट्यूशन फी, मैं जब स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर की पूरी जो फीस भर के आया था, बेसिकली एसडीएस कैटेगरी में हम आते हैं, तो वहाँ पे मैंने समवेयर 14,000 या फिर $15,000 पे करे थे फॉर 1 ईयर। तो वहाँ पे एवरेज मेरी जो एक टर्म, यानी कि 4 महीने का एक सेमेस्टर होता है ना, उसकी जो मेरी फीस आती थी, वो थी समवेयर $7,500 to $8,000 थी। और अब वो फीस मैंने अभी रिसेंटली फीस पे करी है, मतलब अकाउंट में अभी कुछ पैसे बचे नहीं है, विच इज लाइक $10,000। तो एक साल के अंदर $2,000 प्लस हो गए। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन का जो रेट है ना, वो मतलब अबोव द लेवल है, बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो वो चीज है। तो जब आपको एडमिट मिला था, डिड यू हैव एनी स्कॉलरशिप्स? और यस, सो शेरिडन के अंदर उस टाइम पे क्या था, अब मेरे लक अच्छा था या फिर मैंने उस टाइम पे एक अच्छा डिसीजन लिया, आई डोंट नो। तो हुआ ये था कि मैंने जनवरी 2021 के लिए अप्लाई करा था, एंड आई गॉट द ऑफर लेटर। और उस टाइम पे चल रहा था कोविड, एवरीथिंग वाज लाइक क्लोज, कुछ चल नहीं रहा था। तो मैंने ऑनलाइन स्टार्ट करी इंडिया बैठे बैठे। रात को देर रात को मैं पढ़ रहा हूँ, मॉर्निंग में मैं सो रहा हूँ। ये सारा सिस्टम चला 2 महीने तक। देन आई डिफर इट टू दिस सितंबर, मतलब 8 महीने का मैंने डिफर लिया। एंड 8 महीने के अंदर जब मैं सितंबर में स्टार्ट किया, तब मुझे एंट्रेंस स्कॉलरशिप मिला $2,000। तो अगर मैंने जनवरी के अंदर स्टार्ट कर दिया होता और वो सारी चीजें कंटिन्यू होती ना, तो $1 नहीं मुझे मिलता। बट सितंबर में डिफर किया तो $2,000 स्कॉलरशिप मिली, विच इज लाइक एंट्रेंस स्कॉलरशिप, जो शेरिडन अभी सब लोगों को दे रहा है, नॉट लाइक स्पेसिफिकली कोर्सेज। तो आपका मंथली एक्सपेंस कितना है? से रेंट और ग्रोसरी कितना जाता है? अभी कनाडा के अंदर 2 चीजें, तो आप शेयरिंग में रह सकते हो, या फिर आपको अपनी सारी चीजें पर्सनल चाहिए। पर्सनल में रहोगे तो सारी चीजें डबल कर दो। एज आई से लाइक, अगर मैं शेयरिंग के अंदर किसी के साथ रह रहा हूँ, जैसे कि यूजुअली स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उनकी मैक्स टू मैक्स जो रेंट का खर्चा होता है ना, विच इज हाईएस्ट अमाउंट, तो वो होता है 350 से लेकर के 500। और अगर ये सेम चीज पर्सनल में होगी तो इट्स लाइक जस्ट डबल, 800 to 900 चला जाएगा। फिर ग्रोसरीज की बात कर ले, अब रेंट के अंदर बेसिकली सारी चीजें यूटिलिटीज इंक्लूडेड ही होती है। अगर नहीं होती है तो उसके $50 आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो पर मंथ।
नेक्स्ट जो बिगेस्ट होता है वो है आपका ग्रोसरीज, जो कनाडा की जो एवरेज जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिलता है ना वो है 250 to 300, और एक्चुअल खर्चा होता है मोर देन 300। तो गवर्नमेंट भी कभी कभार झूठ बोल देती है। सो ये इसलिए क्योंकि आफ्टर कोविड ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बहुत महंगी हो रही। जैसे कि अगर मैं मिल्क की बात कर रहा हूँ, तो मैं जब आया था यहाँ पे इन सितंबर 2021, तो वहाँ पर मिल्क मिल रहा था समवेयर $3, और 3 लीटर दूध आता है, ठीक है। बेसिक चीज़ है वो तो हमारी लाइफ की, और वो अभी मिल रहा है $6 का, जस्ट लाइक डबल। तो ये इस तरह से ग्रोसरीज महंगी हो रही है, एंड आई एम श्योर कि नेक्स्ट ईयर के अंदर इसके समवेयर 8 to 10 तो पहुंच जाएंगे। तो ग्रोसरीज के अंदर वही कि 300 तक आपका सब कुछ हो जाएगा। तो से अराउंड 800 हाँ, कैनेडियन अगर डॉलर। एवरेज लेकर के चले, मतलब आपके प्रेस्टो का खर्चा बेसिकली लाइक ट्रांसपोर्टेशन पास एंड एवरीथिंग, और कभी आपने यहाँ की वो टिम्मीज वगैरह खा ली या फिर कॉफी पी ली बाहर की, जो कि यूजुअली हम करते हैं स्पेंडिंग्स, तो वो सब कुछ मिला करके करोगे तो 800 से लेकर के मैक्स टू मैक्स $1000, इतने में आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। तो कोई पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज है व्हाइल यू डूइंग द कोर्स, या फिर ये सारा खर्चा कैसे आपने कवर अप किया? For part-time opportunities, I should say Canada is like having so many things. देखो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक डॉलर देने वाली जॉब भी मिलेगी, हाई पेइंग जॉब्स भी वगैरह होती है। जैसे कि मैं राइट नाउ कर रहा हूँ वॉलमार्ट के अंदर। मैं जब आया था तब भी वॉलमार्ट में ही काम करता था स्टार्टिंग के अंदर ही, तो वो जॉब मैंने कंटिन्यू रखी है। उसके विच इज गिव मी लाइक बेसिक $15 एन आवर, जो कि अभी 16 हो रहा है। लाइक एवरी सिंगल ईयर वो $1 प्लस हो जाता है। मतलब गवर्नमेंट यहाँ की रेज देती है आपको। सेकेंड थिंग मैं कर रहा था ऑन कैंपस जॉब। अब ऑन कैंपस जॉब की अपॉर्चुनिटीज ना डिपेंड करती है आपके कॉलेज के ऊपर। जैसे शेरडन है, सेनेका है, हम्बर है, ये बड़ी बड़ी जो कॉलेजेस है उसके अंदर आपको ऑन कैंपस जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वहाँ पर भी मिनिमम पेज ही आपको मिलेगा $15 एन आवर। पर वो अच्छा है क्योंकि आपकी जो पर्सनल ग्रोथ होती है ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, प्रेजेंटेशन देना है आपको, काफ़ी लोगों के सामने स्पीच देनी है, तो वो सारी चीज़ें आप डेवलप करते हो, और दैट्स अ रियली फिजिकल एफर्ट फन। होता है आई बिलीव, हाँ कंपेयर टू वॉलमार्ट और ये सब। हाँ, तो वहाँ पे तो क्या है ना, आपको मजदूरी करनी है, पर यहाँ पे एक्चुअली में आपके प्रोफेशनल स्किल्स इंप्रूव होगी। तो ये दो चीज़ें। और हाई पेइंग जॉब्स के अंदर क्या है ना कि आप सिक्योरिटीज हो गई, फोक लिफ्टिंग का काम हो गया, बेसिकली जो मशीन चलाने का काम होता है, तो उसके अंदर आपको समवेयर $20 to $25 भी मिल जाते हैं पर आवर की। तो दैट्स आर डिफरेंट थिंग। मतलब कनाडा के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, आपके ऊपर है आपको किस तरह की जॉब करनी है। तो फिर आपने क्या, यू सेड कि यू स्टार्टेड विद वॉलमार्ट एंड नाउ यू आर वर्किंग एज अ ट्यूटर, सो कैन यू डू 2 जॉब्स एट द टाइम, मतलब कि वॉलमार्ट और ट्यूटर की दोनों जॉब्स? हाँ, सो द कैनेडियन गवर्नमेंट जो बेसिक लॉ है ड्यूरिंग द लाइक पार्ट टाइम जॉब एंड ऑन कैंपस जॉब के रिगार्डिंग, कि ऑन कैंपस जॉब मतलब क्या कि आप जो है अपनी कॉलेज जैसा जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हो वहाँ पर आप काम करते हो, इट्स लाइक ऑन कैंपस जॉब। उसके साथ साथ आप ऑल्सो 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो आउटसाइड ऑफ योर कैंपस। तो एट द सेम टाइम अगर आपको कॉलेज के अंदर भी 20 आवर्स कोई दे रहा है और बाहर भी आपको कोई 20 आवर्स दे रहा है, तो यू कैन लिटरली वर्क 40 आवर्स इन अ वीक विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी, और आप अच्छे पैसे बना लोगे। बट मेन चीज़ आती है आपकी स्टडीज़। अगर यहाँ पे स्टडी डिस्टर्ब हुई तो वो जो 2000 एक्स्ट्रा कमा रहे थे ना वो सेम आप पे चले जाएंगे। तो या इट्स लाइक अ सेम थिंग। बैलेंस के ऊपर है कि आप कैसे बैलेंस कर पाते हो चीज़। कितना कर सकते हो, आई थिंक। यस। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, आगे का क्या सोचा है आपने? प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं? यू सेड यू डूइंग कोऑप, तो कितनी कंपनीज आती है कोऑप के लिए? वेल कोऑप के अंदर क्या है ना कि शेरडन का वैसे बेसिकली हर एक कॉलेज के ना अपनी एक वेबसाइट होती है। जैसे शेरडन का शेरडन वर्क्स करके, तो वहाँ पर सारी लिस्टिंग्स आती है जितनी भी कंपनियां आ गई। जैसे कि कनाडा की मिसिसागा की बात करूँ ना मैं, तो ऑल द जीटीए एरिया, मतलब ग्रेटर टोरंटो एरिया है, ओंटारियो का जितना बड़ा एरिया, वहाँ पर लोकेटेड जितनी भी कंपनीज है उसके अंदर ना एक स्पेसिफिक रूल होता है कि एक जो पोजीशन है वो एक बाहर से लेंगे और एक कोई कॉलेज को दे देंगे। तो कॉलेज के अंदर ही एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई कि बड़ी कंपनीज के अंदर आपको जाना है तो आप डायरेक्ट जा सकते हो, इंटरव्यू देंगे आपका, एंड अगर आपको क्रैक करना आ गया तो यू विल गेट इट। और अगर पोजीशंस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग्स होती है। अब इट्स लाइक अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होता है कि जितनी जल्दी आपने एप्लीकेशन करी, जितनी जल्दी आपका इंटरव्यू हुआ, उतनी जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी। जैसे मेरी फर्स्ट कॉप मुझे मिली थी एट दी हाफ ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब 4 महीने का सेमेस्टर होता है ना, मुझे तीसरे महीने ही जॉब मिल गई, सब कुछ डन हो गया। एंड आफ्टर फाइनल एग्जाम आई वाज लाइक चिलिंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारी चीज़ें डन थी। तो ये चीज़ है। और प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट्स के अंदर क्या है कि डिपेंड करता है कि आपका अगर कोर्स जो एंड हो रहा है विथ कोप हो रहा है
तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि लास्ट को आप ऐसी फाइनलाइज करो विथ गुड प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग कि वही कंपनी आपको फुल टाइम हायरिंग दे दे. एंड दैट हैपेंड विथ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. उन लोगों को कॉप के लिया 4 महीने के लिए एंड नाउ दे आर डूइंग फुल टाइम. और कुछ लोग तो पार्ट टाइम भी कर रहे हैं विथ स्टडीज. तो अपॉर्चुनिटीज आर लाइक दैट, पर आपकी प्रोफेशनसी कैसी है, आपकी स्किल्स कैसे है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. और प्लेसमेंट्स के अंदर अब इंडिया के अंदर नहीं होता कि इंडिया के अंदर कैसा होता है कि एक दिन पे सारी कंपनियां आती है और वो स्टॉल लगा करके बैठ जाती है, हमारे यहाँ जाओ, हमारे यहाँ जाओ. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, इट्स एवरीथिंग इज ऑनलाइन. और अगर प्लेसमेंट्स होता भी है ना, जैसे ऑफलाइन होता है, तो इट्स लाइक अ जॉब फेयर, जो कि बहुत बड़े ऐसा ऑडिटोरियम हो गया या फिर बड़े हॉल्स हो गए, इंटरनेशनल सेंटर्स हो गए, वहां पर जाकर के आपको वो सारी प्रोसेसेस करनी पड़ेगी. तो प्लेसमेंट्स की अगर बात करें ना, विच इज लाइक अ वेरी कॉम्पिटेटिव, बट कोप के अंदर ना सिर्फ आपकी कॉलेज वालों से ही कंपटीशन है. पर फुल टाइम के लिए तो बहुत बड़ी कंपटीशन है. मतलब हम्बर वाले, सेनेका वाले सब लोग आगे हो गए, और उसके साथ compete करना इज लाइक अ हार्ड कोर्स थिंग. को फुल टाइम कन्वर्ट करना इज मच इजियर देन या बीइंग अ फुल टाइम इंडिपेंडेंट. हाँ, क्योंकि रीहायर होना और न्यू हायर होना में बहुत डिफरेंस होता फॉर श्योर. है. सो या दैट्स सो द थिंग. फुल टाइम रोल्स में एवरेज पे कितना होता है, कुछ आइडिया है आपको? और या अगर मैं फुल टाइम की बात करूँ ना, तो एवरेज मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च करी थी अपने बैक एंड पे, एंड आई वाज लिटरली सरप्राइज कि अगर आपको कोई अच्छी कंपनी, वेल नोन कंपनी है, जो कि कैनेडियन हो गई या फिर यूएसए या फिर कोई अलग कंट्री से है, तो अगर वो आपको फुल टाइम हायर करते हैं, स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग के अंदर और आपकी कॉमर्स फील्ड के अंदर, तो इन दोनों फील्ड का मुझे आइडिया है, तब तक आपको मिनिमम जो पेमेंट होती है ना, वो स्टार्ट होता है $20 से. और हाईएस्ट जो मैंने खुद ने देखी है, लाइक वन ऑफ माय रूममेट इज डूइंग फुल टाइम जॉब राइट नाउ इन आईटी, और वो कमा रहा है फॉर 1 आवर इट्स लाइक $45. सो इट्स लाइक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. मतलब पैसे तो बहुत कमा सकते हो, क्रैक करना आपको आना चाहिए. so he is also from architectural technology. नो, ही इज फ्रॉम बेसिकली आईटी डिपार्टमेंट, सो लाइक जो कंप्यूटर साइंस एंड ऑल होता है ना, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड ऑल, तो तो वो आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी में अप्रोक्सीमेट कितना पे एक्सपेक्ट करे इंसान अगर? अगर आर्किटेक्चर में आपको एक्सपेक्ट करना है ना, स्टार्टिंग सैलरी होती है फ्रॉम 25 to 30. और मैक्स टू मैक्स अगर आप प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बन जाते हो, विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और काफ़ी एग्जाम्स देनी पड़ती है उसके लिए, मतलब आपको 5 साल तो आराम से लग जाएंगे अगर प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बनना है तो. और उसके लिए आपको पर आवर के दे विल पे यू लाइक $70 to $75, विच इज लाइक अ लॉट ऑफ मनी. I believe हाँ, बट द सेम अमाउंट ऑफ मनी दे विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब पूरी बिल्डिंग को आपको कंस्ट्रक्ट करना है विथ ऑल द कम्युनिकेशन विद गवर्नमेंट और उनके अप्रूवल लेने हैं. तो सेम अमाउंट ऑफ मनी है फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो फॉर श्योर. तो कॉलेज का लोकेशन कैसा है, मिनीसागा कैसा लग रहा है अभी तक, एंड हाउ इज लाइफ एट योर एंड व्हाट शुड एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सपेक्ट? राइट, सो अगर मैं मिसिसागा की बात करूँ तो विच इज़ लाइक अ ह्यूज सिटी, आई शुड से, लाइक आफ्टर टोरंटो जो है ना, मिसिसागा के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि यू आर एक्चुअली इन डाउनटाउन. मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई. यूजुअली जब कनाडा की बात करी जाते हैं ना, तो वो स्टूडेंट्स की रील्स में भी ये चीज़ मैंने देखी है कि वो यही बताते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, गांव की तरह लगता है, छोटे छोटे हाउसेज है. बट नॉट लाइक दैट. आपके ऊपर है आप कौन सी सिटी में रहते हो. जैसे डाउनटाउन या फिर मिसिसागा जैसी सिटी में जाओगे, किचनर है, फिर जो भी वॉग वाले कंट्रीज है वहाँ पर, मतलब सिटीज़ है, वहाँ पर आप रहोगे ना, तो इट्स अ रियली हैपनिंग लाइफ. मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है. पार्ट टाइम जॉब्स की आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेगी. यहाँ के जो लोग बेसिकली, स्पेसिफिकली मिसिसागा के अंदर क्या है ना, कि यहाँ पे चाइनीज एंड कोरियन पीपल आर अ लॉट. और हमारे गुजराती धीरे धीरे या फिर इंडियन पीपल धीरे धीरे यहाँ पे आ रहे हैं. जो दूसरा सिटी है मेरे बाजू में, वो है ब्रैम्पटन, विच इज़ लाइक अ सेकंड इंडिया. सो सारे पंजाबीज आर देयर, ऑल गुज्जूज आर देयर. तो मिसिसागा के अंदर लाइफ इज क्वाइट. बट ब्रैम्पटन पे आप जाओगे ना, तो आपको लगेगा यार इंडिया में ही आ गए. मतलब वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह कुछ नहीं, इट्स जस्ट लाइक अ टाउन. पर मिसिसागा के अंदर काफी ज्यादा चीजें हैं जो हैपनिंग हो रही है, एंड इट्स लाइक बिल्डिंग अ बिग सिटी. आई मीन सिटी लाइफ है एंड हाँ लॉट ऑफ हसल बसल होगा मतलब. हाँ, मतलब लोगों को आप देखते हो, ब्रैम्पटन के अंदर वो चीज नहीं होती है. आप मतलब दूर आप इंडिया से बाहर आए हो तो इंडियंस के साथ रहना, आई डोंट बिलीव इंटरनेशनल एक्सपोजर उससे मिलता है. नहीं, Explore नेवर. जब तक नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा कोई भी दूसरी. आई आई टोटली एग्री, बिकॉज फॉर 8 मंथ मैं ब्रैम्पटन के अंदर रहा था, बिकॉज सारी चीजें ऑनलाइन थी, तो आई वाज लाइक कि इट्स अ चीपर ऑप्शन. तो वहाँ पे आई लर्न नथिंग. मतलब मेरा ना कोई एक्सपोजर हुआ, ना मैं कहीं पे घूमने गया. एंड आफ्टर लिविंग इन हियर मुझे ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ लाइक टाइम मुझे यहाँ पे हो चुका है. एंड इट्स लाइक मैं कॉन्डो में रह रहा हूँ ना, 16th फ्लोर, एंड द व्यू दैट यू गेट इट्स लाइक
पैसे पूरे हो गए यहाँ पे आके। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। एंड दैट्स व्हाट आई शुड से, अगर बड़ी सिटी में रहने का मौका मिल रहा है ना, श्योर टेक इट। बाकी बाहर आके एक्सपोजर ही नहीं किया तो बाहर आने का मतलब ही क्या। करेक्ट। तो अभी तक आपका कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है? कुछ अच्छा या बुरा है वहाँ पे जो आप पॉइंट आउट करना चाहोगे? वेल टू बी ऑनेस्ट, एक चीज तो मैं जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, विच इज लाइक द एक्सपेक्टेशन है ना कि यार कनाडा में आके सारी चीजें हो जाएगी, जॉब मिल जाएगी, अच्छी लाइफ है। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट। हाँ, चीजें आप कर सकते हो, आप बाहर घूमने जाओगे, फ्रीडम है आपके पास, आप सारी चीजें कर सकते हो, जो भी चीज लेनी है मेहनत करो, सारी चीजें मिल जाएगी। बट एट द सेम टाइम हसल भी उतनी ज्यादा है। इंडिया के अंदर बैठे रहते थे, सारी चीजें हो जाती थी ना। अब अगर मैं इस चीज को एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ ना, तो इंडिया के अंदर कोई पर्सन कॉलेज कर रहा है विद द सेम एज ईयर लाइक 21 24, तो उसके लिए क्या है, सिर्फ ही स्टडी करने हैं, ना घर का देखना है, ना उसे पैसे कमाने, कुछ नहीं करना। और वो एक चीज भी हम ढंग से नहीं करते, उसमें भी हमको क्लास बंक करना है। यहाँ पे आके आई डोंट थिंक सो मैंने कोई भी क्लास बंक करा, बिकॉज वन क्लास अगर आप उसकी एक्चुअल में प्राइस देखने जाओगे ना, विच इज कॉस्ट टू 150 लेकर से $200 पर सिंगल क्लास। तो मतलब आप जितना एक दिन में नहीं कमाओगे ना, वो एक घंटे में चला जाने वाला है। तो जो वो पैसे की अहमियत है ना, वो यहाँ पे आके समझ आ जाती है। एंड एज यू मेंशन्ड कि इंडिया में सिर्फ पढ़ाई करनी होती थी, यहाँ पे आपको बर्तन भी करने हैं, ऊपर से कपड़े भी धोने सारी हैं, चीजें, you have एवरीथिंग। to do your taxes, बिजली का बिल खुद भरना है। इंडिया में nobody मैं even thought about this. और यहाँ पे आके मेन चीज, अब काफी ऐसी चीजें आप वीडियोस में देखते हो ना, तो लोग उस पर कमेंट भी मैंने काफी पढ़ी है। इवन लाइक मेरी खुद की यूट्यूब चैनल, तो मैं उसमें भी काफी कमेंट्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। तो उसके अंदर क्या बोलते हैं ना कि भाई इंडिया में ही रहता, तू वहाँ पे क्यों गया, जाना ही क्यों है तुझे यहाँ पे अगर तेरे से नहीं हो रहा है। इसलिए कि हम दिखाना इसीलिए चाहते हैं कि जो लोग एक्सपेक्ट करके आते हैं ना, मैं भी एक्सपेक्ट करके आता सब कुछ हो जाएगा, पर हुआ नहीं। पर वो चीज नहीं होता। I mean, you हाँ, have to fight for it and you have to earn it. या अगर आपका माइंडसेट वो नहीं है ना कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर मुझसे नहीं होगा, तो आप एक्चुअली में नहीं कर पाओ। मैंने काफी ऐसे फ्रेंड्स को देखा, या फिर समवेयर रिलेटिव्स जो कि हम जानते हैं, दे आर लिटरली सेइंग कि यार अब मुझे इंडिया जाना है। मतलब वो उसकी हाइप आ गई होगी ना कि उसका एंड आ गया, अब वो इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकता। तो जो माइंडसेट बना करके आते हैं ना, उसके लिए इजी है। पर अगर पहले नहीं सोचा होगा ना, तो यू कांट एक्सेप्ट दैट कि यार इतनी सारी चीजें एक साथ करनी पड़ेगी। ये तो है। तो इज देयर एनी फाइनल एडवाइस या सजेशन जो आप देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स के लिए, या कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए who's looking to come into the same university and doing the same course? So yeah, one thing I should say for like every single person, जो भी not even my course or my university, जो भी कनाडा में जाना चाहता है ना, at least not even 1 year or 2 year, 5 से 10 साल का एक प्लानिंग लेकर के चलो कि यार कि देखो कनाडा में आ भी गए, यहाँ पे आके सिर्फ आप जॉब ही करोगे तो फिर होने नहीं वाला ना। मैक्स टू मैक्स कितने कमाओगे एक साल के अंदर? $1 लाख, $2 लाख, $5 लाख भी कमा ले तो सामने आपका एक्सपेंडिचर भी उतना ही चला जाने वाला। इफ यू हैवंट थिंक अबाउट लाइक लॉन्ग टर्म जर्नी क्या है, तो फिर 5 साल के अंदर इंडिया ही वापस चले जाओ, यहाँ पे आने का कोई मतलब है ही नहीं। तो एक ही चीज कहूंगा कि अगर थोड़ा सा लॉन्ग टाइम जर्नी के बारे में सोच के आओगे ना, तो दैट विल इम्पैक्ट अ लॉट। मतलब आपके पास एक डायरेक्शन है कि कनाडा जाना है तो क्यों जाना है, सिर्फ स्टडी नहीं करनी है, यहाँ पे आके बहुत ज्यादा चीजें जो आप कर सकते हो। एंड लिटरली आई हैव सीन कि वो 21-22 साल के लड़के आज बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू डू सम स्टार्टअप्स इन कनाडा। इंडिया में तो चल ही रहा है, पर कनाडा में आके इंडिया वाले बंदे स्टार्टअप कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें थोड़ी सी माइंड में लेके आओ, नॉट जस्ट अबाउट स्टडी। बाकी कनाडा इज लाइक अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज अगर आप ढूंढना चाहते हो तो। बाकी घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। करेक्ट। सो दैट विल बी द फाइनल वन। थैंक यू सो मच रॉमिल। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हाँ लोगों को मिला है फ्रॉम योर जर्नी, एंड आई होप यू हैव अ नाइस ending to your course and you get what you want. Yeah, thank you so much. It was really a great pleasure to talking to you and sharing my experience with all the other students. I hope they will find a helpful content and not a hateful content about Sheridan like or Canada. So yeah, that's the truth actually. Thank you. Bye bye.